देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक इसी तरीके से एक अखबार था नेशनल हेराल्ड, जो कि नेहरू जी ने 1938 में पब्लिश किया था। ये केस उसी अखबार से जुड़ा है और इस केस में दो अलग अलग बातें कही जाती है। एक तरफ आरोप है कि ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसमें 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को सिर्फ 50 लाख रुपए में हथियाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ ये दलील दी जाती है कि ये कोई फ्रॉड नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, यानी राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही, जिसका मकसद सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करना है। तो सच क्या है? क्या ये सच में एक करप्शन का मामला है या फिर ये कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसा कि आरोप है इस साजिश के पीछे है, या फिर वो एक ऐतिहासिक विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है? देखिए, इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। इस केस में कानून है, सियासत है और काफी सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम सारे फैक्ट, सारे आरोप और सारी दलीलें और जो भी हाल के कोर्ट में डेवलपमेंट है उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे, ताकि इस वीडियो के अंत में आप इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी सच्चाई को समझ सके और खुद अपनी एक राय बना सके। देखिए, ये मामला सिर्फ नंबर्स का नहीं है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री की विरासत, एक ऐतिहासिक अखबार के भविष्य और देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स पर लगे गंभीर आरोप का है। यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है या फिर भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटालों में से एक? चलिए पता करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। आजादी से भी पहले साल था 1938। इस दौर में जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार की नींव रखी, जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। देखिए, नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह आजादी की लड़ाई की एक आवाज थी। इसका मकसद था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीयों को जागरूक करना। और इस अखबार को चलाने के लिए 5000 फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें नेहरू जी भी शामिल थे, उन सब ने पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यानी एजेएल। अब नेशनल हेराल्ड और एजेएल में क्या लेना देना है? तो देखिए, अखबार चलाने के लिए जितने भी रिसोर्स और पैसे का मैनेजमेंट होता है वो उसके पीछे की पेरेंट कंपनी करती है। ठीक इसी तरीके से नेशनल हेराल्ड के पीछे जो ओनरशिप थी वो एजेएल के पास थी, और इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे वो 5000 फ्रीडम फाइटर्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी का कोई एक मालिक नहीं था। एजेएल का काम न्यूज़पेपर पब्लिश करना था और इसने 3 भाषाओं में अखबार पब्लिश किए। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद भी यह अखबार दशकों तक चलता रहा और समय के साथ एजेएल ने देश के अलग अलग शहरों में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टीज खरीदी। ये प्रॉपर्टीज न्यूज़पेपर के ऑफिस और प्रिंटिंग प्रेस के लिए गवर्नमेंट द्वारा रियायती दरों पर इस शर्त पर दी गई कि इनका इस्तेमाल सिर्फ पब्लिशिंग के काम के लिए होगा। तो ये था नेशनल हेराल्ड का अतीत, एक अखबार जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 5000 फ्रीडम फाइटर के साथ मिलकर शुरू किया था। लेकिन वक्त बदला और 21वीं सदी की शुरुआत तक इस ऐतिहासिक अखबार पर मुश्किलें आने लगी, और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जो आज इतने बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद का एक कारण बन चुका है। देखिए, 2000 का जो दशक था वो प्रिंट मीडिया के लिए काफी मुश्किल था। टीवी और इंटरनेट के आने से अखबारों का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से हिल गया था। नेशनल हेराल्ड भी इसकी चपेट में आ चुका था। कंपनी को भारी नुकसान होने लगा और एजेएल पर कर्ज बढ़ने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार 2008 में एजेएल ने नेशनल हेराल्ड समेत अपने तीनों अखबारों का पब्लिकेशन बंद कर दिया, और इसी के साथ एक 70 साल पुराना चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अखबार तो बंद हो गया था, लेकिन एजेएल कंपनी अभी भी थी, और इस कंपनी के पास 2 चीजें बची थी। एक इसकी ऐतिहासिक विरासत और दूसरा देश के प्राइम लोकेशन पर इनकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज। लेकिन इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ एजेएल के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज भी था। पब्लिकेशन बंद होने तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ चुका था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यह 90 करोड़ रुपए का कर्ज एजेएल ने किसी बैंक से नहीं, बल्कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस पार्टी से लिया था। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी एजेएल को अपनी विचारधारा की विरासत मानती थी और उसे जिंदा रखना चाहती थी। तो साल 2008 आते आते सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एजेएल के अखबार बंद हो चुके थे। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई जगहों पर हजारों करोड़ की रियल एस्टेट थी, और एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। एक ऐसी कंपनी जिसका मेन काम पब्लिशिंग बंद हो चुका था, लेकिन जिसके पास अरबों की प्रॉपर्टीज है और जो एक पॉलिटिकल पार्टी की कर्जदार है। यह एक अजीब फाइनेंशियल सिचुएशन थी, और यहीं से कहानी में एक नई कंपनी की एंट्री होती है,
जिसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर किया गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके कोई चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, तो आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी खोलते हैं। सारा पैसा उसी कंपनी के अकाउंट से मैनेज होता है और इस पैसे को आप अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। यंग इंडियन में मेन शेयर होल्डर कांग्रेस पार्टी के नेता थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दोनों के पास 38% शेयर थे, यानी दोनों को मिलाकर उनकी हिस्सेदारी 76% थी, जिसका मतलब था कि कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में था। और बाकी के 24% शेयर कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। हालांकि इन दोनों की अब मौत हो चुकी है। तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई जिसके मालिक गांधी परिवार और कांग्रेस के नेता थे। इसके ठीक बाद वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई जो इस पूरे केस की बुनियाद है। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि एजेएल पर जो 90 करोड़ का कर्ज है और जिसे वसूलना मुश्किल हो गया था, उसे यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर किया जाए। और इस 90 करोड़ के कर्ज के बदले में यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 50 लाख रुपए दिए। अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझिए। कांग्रेस पार्टी, जिनकी चेयरपर्सन उस वक्त सोनिया गांधी थी, उन्होंने अपने ही पार्टी का 90 करोड़ का लोन एक ऐसी कंपनी को सिर्फ 50 लाख में दे दिया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी 76% के मालिक थे। इस ट्रांजैक्शन के होते ही एजेएल अब कांग्रेस की कर्जदार नहीं रही। अब एजेएल को 90 करोड़ रुपए यंग इंडियन को चुकाने थे, लेकिन एजेएल के पास तो पैसे थे ही नहीं। तो इसके बदले में एजेएल ने अपने लगभग 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करके यंग इंडियन कंपनी, जिसके मालिक मूल रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, वो एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की लगभग 100% मालिक बन गए। जिस एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दूसरी जगहों पर हजारों करोड़ रुपए की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी। ये पूरी ट्रांजैक्शन काफी चुपचाप तरीके से हुई, जब तक कि एक आदमी ने इस पर से पर्दा नहीं उठाया और उनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी एंट्री के साथ ही ये कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन एक बड़े पॉलिटिकल और लीगल तूफान में बदल गया। साल 2012 में बीजेपी नेता और वकील डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को जनता के सामने लाए। उन्होंने दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। यही कंप्लेंट इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप क्या थे वो समझते हैं। उन्होंने इस पूरी ट्रांजैक्शन को एक सोची समझी साजिश और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताया। उनके मेन एलिगेशन की बात करें तो स्वामी का कहना था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों ने मिलकर एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120B का हवाला दिया गया। उनका दूसरा आरोप यह था कि इन लोगों ने एजेएल के ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, जो कि 5000 से ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके और कांग्रेस पार्टी के डोनर्स के साथ धोखा किया। इसके लिए आईपीसी की धारा 420 का हवाला दिया गया। इसके अलावा एक और आरोप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी की धारा 406 के तहत उन्होंने दलील दी कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी फंड का ट्रस्टी होने के नाते विश्वासघात किया। उन्होंने 90 करोड़ का लोन सिर्फ 50 लाख में एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन को दे दिया। और सबसे बड़ा आरोप यह था कि इस प्रोसेस के जरिए यंग इंडियन, जिसे गांधी परिवार कंट्रोल करता है, एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज को बेईमानी से अपने कब्जे में ले लिया। स्वामी ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एजेएल को जो जमीनें मिली थी वो एक शर्त पर दी गई थी कि उनका इस्तेमाल सिर्फ न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए होगा, लेकिन अखबार बंद होने के बाद इन प्रॉपर्टीज का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। जून 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायतों में दम पाया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी कर दिया। इसके बाद ये सभी लोग दिसंबर 2015 में कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उस वक्त उन्हें बेल दे दी गई। पर यह मामला यही नहीं रुका। स्वामी की शिकायत के आधार पर 2 सेंट्रल एजेंसियों ने भी जांच शुरू की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत एक अलग केस दर्ज किया। ईडी का आरोप यह था कि यह पूरा ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई घंटों तक पूछताछ की। तो स्वामी और ईडी के आरोप साफ थे। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की आड़ में गांधी परिवार ने धोखाधड़ी और साजिश के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब जब ये सारे आरोप लगे तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने इन सभी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस पूरे केस को पॉलिटिकल एजेंडा यानी कि राजनीतिक दुश्मनी का नाम दिया। उनका कहना था कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके ओपोजिशन के नेताओं को टारगेट बना रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोपों का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट देने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी दलील यंग इंडियन कंपनी के स्ट्रक्चर पर टिकी थी।
कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि यंग इंडियन एक सेक्शन 25 कंपनी है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इस कानून के मुताबिक ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड या किसी भी तरह का फाइनेंशियल फायदा नहीं दे सकती। तो कांग्रेस ने कहा कि जब कोई पर्सनल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो ये फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप कैसे लग सकता है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस ट्रांजेक्शन का मकसद एजेल प्रॉपर्टीज को हड़पना नहीं, बल्कि नेशनल हेराल्ड जैसे ऐतिहासिक अखबार को फिर से शुरू करना था। उनके मुताबिक 90 करोड़ का लोन ट्रांसफर करना एक कमर्शियल फैसला था, जिसका उद्देश्य एक मर रही विरासत को बचाना था। कांग्रेस ने यह भी दलील दी कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हुआ है। एजेल की प्रॉपर्टी आज भी एजेल के ही नाम पर है, बदला है सिर्फ एजेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न। उनके मुताबिक एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, इसमें क्राइम क्या है। कांग्रेस के वकीलों ने कहा कि एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी का लोन टेक ओवर करना और बदले में शेयर्स लेना कॉर्पोरेट लॉ में एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और जब ईडी ने जांच शुरू की तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उनका लॉजिक यह था कि ईडी सिर्फ उन्हीं मामलों में पीएमएलए के तहत जांच कर सकती है जहां कोई प्रिडिक्टेड ऑफेंस यानी मूल अपराध की एफआईआर दर्ज हो, और इस केस में अब तक कोई एफआईआर नहीं थी, इसीलिए ईडी की जांच ही गैर कानूनी है। तो कांग्रेस के मुताबिक यह पूरा मामला एक कानूनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का है, जिसे बीजेपी ने तोड़ मड़ोड़ कर एक झूठे भ्रष्टाचार के स्कैंडल का रूप दिया है। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस पिछले कई सालों से अलग अलग अदालतों और जांच एजेंसियों के बीच घूम रहा है। इनका जो अभी का स्टेटस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट के बाद ईडी ने इस मामले में अपनी कार्यवाही तेज की। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की और एजेल की करीब 750 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को पीएमएलए के तहत अटैच भी कर लिया। इस लंबी जांच के बाद 2025 में ईडी ने दिल्ली की एक कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जिसमें गांधी परिवार समेत अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। 16 दिसंबर 2025 को स्पेशल जज ने ईडी की इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस देने से इनकार कर दिया। कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है कि अदालत पहली नजर में मानती है कि केस में आगे बढ़ने के लिए इनफ आधार है। अदालत ने ईडी की चार्जशीट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वो कानूनी तौर पर मेंटेनेबल नहीं है। इसका रीजन बहुत टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि ईडी पीएमएलए के तहत जांच तभी कर सकती है जब इससे जुड़ा कोई प्रिडिक्टेड ऑफेंस यानी कि मूल अपराध हो और उस पर पुलिस की एफआईआर दर्ज हो। लेकिन इस मामले में ईडी की पूरी जांच सुब्रमण्यम स्वामी की एक प्राइवेट कंप्लेंट पर आधारित थी। अब तक कोई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, इसीलिए कोर्ट ने यह माना कि बिना एफआईआर के पीएमएलए का केस ही नहीं बनाया जा सकता। यह कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन मामला यहां भी खत्म नहीं हुआ। इस फैसले से पहले ही अक्टूबर 2025 में ईडी की ही एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस मामले में एक नई एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद ईडी ने ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की इस अपील पर सुनवाई शुरू की और गांधी परिवार समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, और यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। तो आज की तारीख में इस केस की पोजीशन को देखें तो ट्रायल कोर्ट ने ईडी की पीएमएलए चार्जशीट को टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ ईडी ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर सुनवाई जारी है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है, जो ईडी के केस को फ्यूचर में एक नया बेस दे सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी का ओरिजिनल प्राइवेट कंप्लेंट अभी भी ट्रायल स्टेज पर पेंडिंग है। यह कानूनी लड़ाई अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची और अभी भी जारी है। तो नेशनल हेराल्ड केस की इस लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी के अंत में हम दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स के बीच खड़े हैं। एक तरफ है सुब्रमण्यम स्वामी और जांच एजेंसियों का नैरेटिव। इसके मुताबिक यह एक कॉर्पोरेट फ्रॉड का मामला है, जिसमें एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की आड़ में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया गया। दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव। उनके मुताबिक यह पूरा केस एक झूठ है, जिसे उनके राजनीतिक विरोधियों ने तैयार किया है। उनकी दलील है कि जब कोई निजी फायदा हुआ ही नहीं तो फ्रॉड कैसा। अब ट्रायल कोर्ट का हालिया फैसला कांग्रेस के नैरेटिव को सपोर्ट करता है, लेकिन ईडी का हाई कोर्ट में अपील करना यह बताता है कि जांच एजेंसियां इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो असलियत क्या है, यह फैसला करना अब अदालतों का काम है। लेकिन इस केस ने कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े किए हैं, जैसे कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी संस्थाओं को इस तरह से फंड करना चाहिए, और क्या हमारी जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। तो इस पूरे मामले के सारे फैक्ट्स और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या यह एक विरासत को बचाने का एक तरीका था या एक बड़ा घोटाला? अपने तर्क कमेंट में जरूर शेयर करें।